आज के वीडियो में हम जानेंगे कि उप सरपंच कब सरपंच बन जाता है और उप सरपंच के कार्य और शक्तियां क्या है, अर्थात उप सरपंच के अंदर कौन कौन से पावर होते हैं तथा पंच के अंदर कौन से पावर होते हैं। ये सब कुछ आज इस किताब को पढ़कर आपको मैं बताऊंगा। इस किताब के अध्ययन के बाद में ये वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और आज के वीडियो में आपको इतनी जानकारी मिलने वाली है कि आपको YouTube पर किसी भी वीडियो में इस प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हुई होगी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि उप सरपंच कब सरपंच बन जाता है और उप सरपंच के कार्य और शक्तियां क्या रहती है तथा पंचायत के पंच की क्या शक्तियां रहती है, उसको भी आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सरपंच का और उप सरपंच का तथा पंचों के चुनाव किस प्रकार से होते हैं। इस बात को हम संक्षिप्त में यहाँ पर समझने जा रहे हैं ताकि ज़्यादा समय आपको नहीं देना पड़े और उप सरपंच के काम क्या रहते हैं और अधिकार क्या रहते हैं, इसके बारे में आपको जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त हो सके। तो देखिए, ये हमने मान लिया जाए कि एक ग्राम पंचायत है जिसके मतदाताओं की संख्या 1000 है। तो 1000 मतदाताओं को 10 वार्डों में विभाजित किया जाता है। एक पंचायत में 10 वार्ड है तो 10 वार्डों के 10 पंच होंगे। जो पंचों के जो चुनाव होते हैं उसमें ये मतदाता प्रत्यक्ष रूप से अर्थात सीधे रूप से भाग ले सकते हैं, अर्थात ये मतदाता सीधे तौर पर पंचों को अपना मत देते हैं। इसी प्रकार ये मतदाता जो है ये सरपंच को भी सीधे तौर पर अपने मत देते हैं। तो इस प्रकार से जो सरपंच और पंच के जो चुनाव होंगे वे प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा हो जाएंगे और ये मतदाता जो है अपना एक सरपंच और अपने 10 पंचों को चुन लेंगे। अगर पंच के जो फॉर्म है यहाँ पर अगर निर्विरोध होते हैं तो वहाँ पर चुनाव नहीं होंगे, लेकिन जहाँ पर एक से अधिक अगर प्रत्याशी खड़े होते हैं तो ऐसी स्थिति में उस वार्ड का चुनाव होगा। तो इस प्रकार से पंचों के चुनाव हो जाएंगे और सरपंच का भी चुनाव हो जाएगा। अब आगे हम समझ लेते हैं कि उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, उसको भी हम संक्षिप्त में समझने वाले हैं। देखिए, अब हम समझ लेते हैं कि उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यह समझना पड़ेगा कि सरपंच का पद यदि आरक्षित है तो उप सरपंच का पद अनारक्षित होगा, और सरपंच का पद यदि अनारक्षित है तो उप सरपंच का पद आरक्षित वर्ग से होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि जैसे ये 10 पंच जो बने हुए हैं, इनमें से इस पद के लायक जो व्यक्ति है अर्थात आरक्षण के हिसाब से जो व्यक्ति है वही इस पद के लिए फॉर्म भर सकता है, अर्थात दावेदार हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा कि उप सरपंच के लिए इसमें से यदि एक से अधिक दावेदार है तो जिस व्यक्ति के साथ में सर्वाधिक मतदाता होंगे, मतदाता से मतलब ये पंच लोग ही मतदाता इसमें रहते हैं, क्योंकि बाकी लोग जो इसमें भाग नहीं लेते हैं। ग्राम के जो ग्राम पंचायत है उसके बाकी लोग इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए उप सरपंच के चुनाव में इन वार्ड के पंच जो रहते हैं वे और सरपंच जो रहते हैं वे ही इसमें भाग लेकर अपना मत देते हैं, जिसमें कि उप सरपंच भी अपना वोट देता है। तो इसमें से यदि एक से अधिक लोग अगर भाग लेते हैं तो जिसके साथ में सर्वाधिक मत हो जाते हैं वही उप सरपंच बनता है। अब आगे की क्या प्रक्रिया रहती है उसको भी हम आगे वीडियो में समझ लेते हैं। देखिए, सरपंच का और उप सरपंच का चुनाव होने के बाद में फिर पंचायत की समितियां गठित होती है, और समितियां क्या होती है उसे भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, समिति होती है सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति। तो इस प्रकार की अन्य समितियां भी हो सकती है। तो इस प्रकार की समितियां गठित की जाती है पंचायत के द्वारा। अब इन समितियों में कौन लोग हो सकते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, इन समितियों में सरपंच को छोड़कर इन 10 वार्ड से जो पंच रहते हैं अर्थात जिसमें कि उप सरपंच भी शामिल है, ये लोग इन समितियों के सदस्य हो सकते हैं। दूसरी बात जो है कि किसी भी समिति के सदस्य जो रहेंगे वे 4 सदस्य से कम नहीं रहेंगे। अब इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लिया जाए कि एक वार्ड से 4 वार्ड तक के सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य हो गए 4, उसके बाद में निर्माण समिति जो है उसके 3 वार्ड से लेकर के 3, 4, 5, 6 यहाँ तक के जो है
निर्माण समिति के सदस्य हो गए। उसके बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति जो है उसके 6 से लगा करके 10 तक के जो है वे उसके सदस्य हो सकते हैं, या इनमें से कोई भी सदस्य, 4 सदस्य किसी भी समिति के सदस्य हो सकते हैं। 4 सदस्य एक समिति में होना आवश्यक है। अब आगे जा कर के सरपंच और उप सरपंच के क्या काम रहते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सरपंच जो रहता है वह इन सभी समितियों का सभापति रहता है। इन समितियों के क्या काम रहते हैं उसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। इन समितियों का काम रहता है कि सामान्य प्रशासन से संबंधित यदि कोई काम है तो इन समिति के जो सदस्य हैं वे पंचायत के सामने रखेंगे। निर्माण से संबंधित कोई काम है तो उसको समिति के सदस्य सरपंच के सामने रखेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति से संबंधित है तो उसको भी सरपंच के सामने इस समिति के सदस्य रखेंगे। अब उप सरपंच का यहाँ पर क्या काम है उसको हम इस वीडियो में अब हम समझ लेते हैं। तो देखिए, उप सरपंच जो रहता है वह सरपंच के बाद में दूसरे नंबर का पदाधिकारी पंचायत का रहता है। लेकिन यदि सरपंच जो है वह किसी मीटिंग में भाग नहीं लेता है या किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में इन सभी समितियों का सभापति जो रहता है वह उप सरपंच हो जाता है, और पंचायत की जो बैठक होती है, जो सम्मेलन होता है, उसका सभापति भी उप सरपंच बन जाता है। लेकिन दर्शकों, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है कि जिन परिस्थितियों में यदि सरपंच जो है इसने त्यागपत्र दे दिया है, या सरपंच की मृत्यु हो गई है, या सरपंच को इसके पद से हटा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उप सरपंच जो रहता है उसके पास में सरपंच की सभी पावर आ जाती है, और ऐसी स्थिति में सरपंच के जगह उप सरपंच सरपंच का पद ग्रहण कर लेता है, और सारे अधिकार उसे इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं जैसे कि सरपंच को प्राप्त रहते हैं, जब तक कि उस पंचायत का अगला चुनाव नहीं होता है और अगला सरपंच नहीं बनता है। अब देखिए दर्शकों, यह बात कहाँ पर लिखी हुई है इसको भी हम आगे वीडियो में समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा कृत्य नियम 1994 के नियम 3 का उप नियम 2 में लिखा है कि उप सरपंच सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के सम्मेलनों की अध्यक्षता अर्थात मीटिंगों की अध्यक्षता करेगा तथा कार्यवाहियों का विनियमन करेगा। सरपंच का निर्वाचन लंबित होने पर या दशा में जब सरपंच किसी कारणवश सम्मेलन में उपस्थित रहने में असमर्थ रहता है तो सरपंच की शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्य का पालन करेगा। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।